जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं 16वें वित्त आयोग के बारे में। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है और ये है प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो योग्यता के मामले में कहीं सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। वर्तमान में भारत में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, जो कि साल 2026 में समाप्त हो जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया 16वां वित्त आयोग अगले साल 2026-27 से 2030-31 तक के लिए सिफारिशें देगा। इस आयोग के अध्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा आयोग का सेक्रेटरी वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋतिक रंजनम पांडे को बनाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है कि इस आयोग में शामिल किए गए अन्य सदस्य को अलग से नोटिफाई भी किया जाएगा। ऐसे में इस रिपोर्ट में आज हम जानेंगे कि आखिर वित्त आयोग का देश में क्या काम होता है, ये वित्त आयोग भारत के लिए कितना जरूरी है और 16वें वित्त आयोग आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या काम करने वाला है। तो पहले जानते हैं कि क्या है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है। इसका काम केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों को डिटेल से जानना, समझना, उनके बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच टैक्स के वितरण की रूपरेखा तय करना होता है। हालांकि संविधान ये कहता है कि केंद्र सरकार समय समय पर वित्त आयोग को कोई भी काम की जिम्मेदारी सौंप सकता है। इस आयोग के सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य हाई कोर्ट का जज होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक सदस्य का चयन संसद द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल वैसे तो 5 सालों का होता है, लेकिन ये समय राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पावरफुल है वित्त आयोग या वित्त आयोग के अध्यक्ष और इससे देश में क्या प्रभाव पड़ता है। इस आयोग की जब पावर की हम बात करते हैं तो भले ही इसे बनाया राष्ट्रपति द्वारा गया है, लेकिन वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो केवल सलाहकारी होते हैं, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार आयोग के सिफारिश को मानने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर 16वां वित्त आयोग सरकार से कहता है कि आप राज्यों को कुल टैक्स का 41% से ज़्यादा दे दीजिए, तो केंद्र सरकार इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र वित्त आयोग की इस फार्मूले का इनकार करके दूसरा फार्मूला भी निकाल सकती है और इस सुझाव को मान भी सकती है। ऐसा हमने उदाहरण के द्वारा आपको बताने की कोशिश की। हालांकि केंद्र सरकार वित्त आयोग के सिफारिश को मान लेती है क्योंकि इस आयोग को संवैधानिक नियम के तहत बनाया गया है। अगर केंद्र बिना किसी ठोस वजह के इससे मानने से इनकार करती है तो ये एक तरह से भारत के संविधान में दिए नियम को नहीं मानने जैसा होता है। इसलिए लगभग सरकारें हर वित्त आयोग की बातों को मानने के लिए अपनी जो टीम होती है उससे सलाह मशवरा ले लेते हैं, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उससे अपनी बातचीत कर लेते हैं। 16वां वित्त आयोग क्या क्या काम करने वाला है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होने वाले हैं, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का विभाजन किस प्रकार होगा, तो 16वां वित्त आयोग का पहला और सबसे जरूरी काम होगा केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली आमदनी का बंटवारा और फिर राज्यों के बीच किस तरह से धन का बंटवारा होगा, इस पर प्लान तैयार करना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि केंद्र सरकार को या केंद्र सरकार के पास टैक्स से कुल पैसे 100 रुपये प्राप्त हुए हैं या उसको मिल रहे हैं। इसमें से 41 रुपये राज्यों को दे दिया गया। अब देश के पास जो 59 रुपये बच रहे हैं वो केंद्र सरकार का हो गया, यानी कि इन 59 रुपयों में वो अपनी परियोजनाएं चलाएगा और 41 रुपये राज्यों को दे दिए गए हैं। अब जो 41 रुपये राज्यों को मिले हैं उसमें अलग अलग राज्यों को कितना रुपया दिया जाएगा और किस आधार पर दिया जाएगा, इसका फार्मूला तैयार करने का काम भी 16वां वित्त आयोग करता है या उसका होता है। यानी कि जो केंद्र होते हैं, केंद्र राज्य होते हैं और जो स्टेट होते हैं, हमारे देश में राज्यों के क्षेत्रफल, राज्यों की जनसंख्या, वहाँ की इन्वायरमेंटल जो स्थिति है, पर्यावरणीय, वातावरणीय जो चीज़ें हैं,
खनिज संसाधन जो हैं सबके अलग अलग हैं, सबके स्रोत अलग अलग हैं। तो जिसको जैसी ज़रूरत होती है वित्त आयोग उसको उसी प्रकार से धन आवंटित करता है। केंद्र राज्य के बीच भी डिवीजन कैसे होगा इसका फैसला भी वित्त आयोग को ही करना होता है। अब बात करते हैं संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान से जुड़े नियम क्या होते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 में ग्रांट इन एड का जिक्र किया गया है। इसका मतलब उस राशि से है जो केंद्र सरकार राज्यों को सहायता के रूप में देती है। अब ये जो ग्रांट दिया जाता है उसके लिए कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो 16वां वित्त आयोग तय करता है। एक सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 275 के तहत राज्यों को जो सहायता राशि दी जाती है उसके लिए पैसे आते कहाँ से हैं। तो ये पैसा संचित निधि से दिया जाता है। अब संचित निधि क्या होती है ये आपके दिमाग में सवाल बन रहा होगा, तो आइए इसका भी जवाब आपको दे ही देते हैं। सरकार को मिलने वाले सभी रेवेन्यू जैसे कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, एस्टेट ड्यूटी और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो बनता है कि स्थानीय पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में सुधार की सिफारिशें क्या हो सकती हैं। तो हमारे देश में जो पंचायती राज्य संस्थान हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मजबूत की जाए, राज्यों के संचित निधि फंड को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर सिफारिश करने का काम भी 16वां वित्त आयोग ही करता है। अब सवाल बनता है कि आपदा प्रबंधन के फंडिंग का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो जितनी चीज़ें हमने आपको पहले अभी बताई, जितनी जानकारियाँ दी, सब वित्त आयोग काफ़ी समय से करती आ रही है, लेकिन 16वें वित्त आयोग को एक और जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके पास इसकी जिम्मेदारी अभी नहीं है, लेकिन 16वें वित्त आयोग को अब ये नई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो जिन्होंने अभी तक वित्त आयोग के बारे में पढ़ा है 15वें वित्त आयोग तक, तो 16वें में ये चीज़ आपको पॉइंट ध्यान में रखनी है कि आपदा प्रबंधन के बारे में अब 16वें वित्त आयोग को जिम्मेदारी दे दी गई है। वो ये है कि किसी भी राज्य में अगर कोई डिजास्टर होता है तो वहाँ पर फाइनेंसिंग कैसे की जाएगी, उस सिस्टम का जो मूल्यांकन है वो हमारे वित्त आयोग द्वारा किया जाएगा। वित्त आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस कौन तय करता है, ये आपके मन में सवाल बनना चाहिए कि कौन तय करता है कि किसको क्या दिया जाए। तो हर 5 साल पर गठित किए जाने वाले आयोग के लिए काम यानी टर्म ऑफ रेफरेंस राष्ट्रपति तय करते हैं। हर 5 साल पर गठन किए गए वित्त आयोग का काम अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार से आपके मन में सवाल बन रहा होगा कि जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और ये वित्त आयोग जो है अभी 2026 से लागू होने की बात होगी, यानी कि 2026 से लागू होगा। तो ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा चुनाव में जीते हुए सांसदों का प्रतिनिधि होता है, यानी कि जो मंत्री होते हैं मंत्रियों द्वारा चुना गया नेता होता है, यानी कि जो पार्टी बहुमत होती है बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होता है और प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा और राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग समय पर होता है और उनके कार्यकाल अलग अलग है, यानी कि 5 साल इनके 5 साल उनके। तो इसीलिए ये चुनाव की वजह से, इनकी चुनाव प्रक्रिया की वजह से ये जो वित्त आयोग का गठन है या वित्त आयोग का कार्यकाल है वो आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल से नहीं जुड़ा है, ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से जुड़ा है। क्योंकि हर 5 साल पर गठित किए जाने वाले आयोग के लिए काम यानी टर्म ऑफ रेफरेंस राष्ट्रपति तय करते हैं। हर 5 साल पर गठन किए गए वित्त आयोग का काम अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 13वें वित्त आयोग को संघ और राज्यों के वित्त की स्थिति का विश्लेषण और समीक्षा करने की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा 13वें वित्त आयोग को साल 2010 से 2015 के लिए रोड मैप प्रस्तावित करने के लिए भी कहा गया था। अब 16वें वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन के फंडिंग का मैनेजमेंट करने के लिए कहा गया है। थोड़ी सी जानकारी हम 15वें वित्त आयोग की भी ले लेते हैं। तो 15वें वित्त आयोग NK सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस आयोग की सिफारिशें 31 मार्च 2025 तक वैध हैं। इस आयोग ने अपने कार्यकाल के दौरान केंद्रीय कर के विभाज्य पुल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% यानी 42.2 लाख करोड़ कर दी थी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 16वें वित्त आयोग में इस सीमा को बढ़ाया जाएगा। 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल में केंद्रीय कर के विभाज्य पुल में राज्यों की हिस्सेदारी 42% कर दी गई थी। 14वें वित्त आयोग ने इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर में जो बदलाव किया था उसकी क्षतिपूर्ति के कारण इस सीमा को बढ़ाया गया था। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर के विभाज्य पुल में
राज्यों की हिस्सेदारी 30.5% कर दिया था, वहीं 11वें वित्त आयोग में यह हिस्सेदारी 29.3% थे। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि वित्त आयोग का काम क्या होता है। सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। क्या है वित्त आयोग का काम? टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसे कहते हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का विभाजन करना है, संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान से जुड़े नियम तय करना है, स्थानीय पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में सुधार की सिफारिशें करना है, आपदा प्रबंधन के फंडिंग का मैनेजमेंट भी करना होता है। तो सारी चीज़ें हमने वित्त आयोग के बारे में आपको बता दिया कि 16वां वित्त आयोग किस प्रकार से काम करने वाला है, और इस बार आपदा प्रबंधन को लेकर एक नए यानी कि नए विचारों पर यह काम करने वाला है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आप देख रहे हैं एमपीएससी हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल एक्सप्लेन शुद्ध हिंदी में आपको मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, प्रभावी होगा। हर एक आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल को देर ना करते हुए तुरंत सब्सक्राइब करिए, और 16वें वित्त आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।